तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। उसके अंदर लिखा हुआ है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q जो है पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले उसने हमसे क्या बोला? पहले उसने हमसे बोला कि P/Q के रूप में अनेक परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए। तो मैं आपको P/Q के रूप में अनेक परिमेय संख्याओं के उदाहरण देके पहले एक बार बोर्ड पे बता देता हूँ। तो मैंने P/Q के रूप में जो परिमेय संख्या देखी वो देखी मैंने 1/2, 1/4, 1/8, 1/25, 7/20, 1/7, 30/42 हो गई। और इसी के साथ में और मैं कौन सी लूँ? तो मैंने 6/15 ले ली बेटा, 6/15 ले ली मैंने, एक ले ली मैंने 1/35। तो इस तरीके से मैंने P/Q के रूप में अनेक परिमेय संख्याओं के उदाहरण दे दिए। उसने हमसे पहली बात जो पूछी थी तो उसका पालन हमने कर दिया। उसने हमसे बोला था कि P/Q के रूप में अनेक परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जहां P और Q दोनों पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी मैंने संख्याएं लिखी वो सब P/Q के रूप में है, ठीक है। इसके अलावा उनका P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। तो पहली बात जो उसने हमसे बोली थी वो हमने कर ली। अब दूसरी बात हमसे क्या बोल रहा है? वो हमसे बोल रहा है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब हमको ऐसी परिमेय संख्या लेनी है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने आप एक संख्या ली 18/24, क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसमें P और Q दोनों पूर्णांक है और Q 0 नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है बेटा। तो अब देखो मुझे ये देखना है क्या इसके अंदर एक के अतिरिक्त, मतलब संख्या एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? तो कैसे देखूंगा मैं? तो पहले मैं क्या करूंगा, ये जो है 18 इसके क्या करूंगा मैं? अभाज्य गुणनखंड करूंगा। और ये 24 इसके भी मैं क्या करूंगा? अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो देखो ये मैंने 18 के अभाज्य गुणनखंड करने में गया। आपको गुणनखंड करना आते हैं अभाज्य गुणनखंड, आप क्लास 8th में सीख के आए हो। तो 2 से मैं दूंगा इसमें 18 में भाग, तो कितने बार जाएगा बेटा? 9 बार जाएगा। अब 2 से 9 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो फिर 3 से देना पड़ेगा। तो 3 × 9, ठीक है। फिर 3 से 3 में चल जाएगा, 3 × 3, तो ये आ गया 1। तो देखो मैंने 18 के क्या कर दिए बेटा? 18 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3, ये आपको पता है, आप सीख के आए हो क्लास 8th में। 2 × 6, 6 × 18। तो ये मैंने क्या कर दिए? गुणे में टुकड़े कर दिए 18 के, उसको तो हम गुणनखंड बोलते हैं। और जो टुकड़े मैंने करे वो अभाज्य संख्याओं के रूप में करे, तो ये क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। 24 के भी मैं क्या करूँगा? अभाज्य गुणनखंड करूँगा। तो देखो यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। 24 के मैं करूँगा तो देखो 2 से 24 में भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा, 12। फिर 2 से 12 में चल जाएगा 6 बार। फिर 2 से चल जाएगा 3 बार। अब 3 से जाएगा 1 बार। तो मैंने 24 के जो गुणे में टुकड़े करे वो हुए 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है बेटा। अब देखो ऊपर वाले में मैं 1 से गुणा कर रहा हूँ और नीचे वाले में मैं 1 से गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभाज्य गुणनखंड आप समझते हो ना? अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए उनको अपन अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, ये इस तरीके से आगे भी चलती जाती है। ये वो संख्या है जिनमें खुद का ही भाग जाएगा और सिर्फ एक का भाग जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। जैसे ये क्या है? 18 है, तो 18 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब 18 में 1 और 18 के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी भाग चला जाता है। जैसे 2 से चला जाता है, 3 से चला जाता है, 6 से चला जाता है, 9 से चला जाता है, ठीक है ना। तो 18 क्या होगी? भाज्य हो गई। ठीक उसी प्रकार 24 भी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। अब देखना, आप मुझे बताना कि हम इसके अंदर चेक करेंगे 18/24 में कि क्या इनके अंदर एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं। तो देखो उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि देखो ये एक जो है ये 18 का भी गुणनखंड है
ये एक जो है ये 24 का भी गुणनखंड है, तो एक 18 और 24 दोनों का गुणनखंड है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एक जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक उसी प्रकार देखो 2 जो है वो इसमें भी है, 2 जो है वो इसमें भी है, तो 2 भी क्या हुआ बेटा, 2 भी 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, 18 का भी और 24 का भी है, तो दोनों का तो हम क्या बोलेंगे कि 2 जो है वो 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 भी क्या हुआ, 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। अब 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, अब 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो हमको इसके अंदर 18 और 24 के कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड मिले, तो देखो एक तो मिला 1, दूसरा मिला 2, तीसरा मिला 3, तो हमको 18 और 24 के अंदर 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिले। तो हमसे प्रश्न ये बोल रहा है कि हमको उस प्रकार की परिमेय संख्या लेनी है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, मतलब ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। तो मतलब ये जो संख्या है इसके अंदर एक के अतिरिक्त 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड और मिल गए हमको, 2 और 3, तो हमको इस तरह की संख्या नहीं लेनी है। तो अब हमको चेक करना है कि हमने जो संख्या ली है क्या उनके अंदर ऐसी कोई संख्या है क्या जिनके अंदर एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो हम चेक करते हैं कि हमने वो संख्या ली है कि नहीं ली है। तो देखो 1/2 को मैं चेक करूँ तो क्या बेटा, मैं 1/2 को इसे ले सकता हूँ 1 गुणित 1 बटे में 2 गुणित 1, 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में कौन है, सिर्फ 1 है, इसके अलावा कोई और दूसरे उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में है क्या, नहीं है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 1 जो है 1/2 जो है वो ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम इसको भी चेक करेंगे 1/4 को, तो 1/4 को मैं 1 गुणित 1 बटे में 2 गुणित 2 लिख सकता हूँ। तो देखो इसके अंदर मैंने 1 और बढ़ा दिया, गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 1 इसके अंदर भी 1 इसके अंदर भी है, तो 1 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन 2 यहाँ पर है 2 ऊपर नहीं है, 2 यहाँ पर है 2 ऊपर नहीं है, तो इसके अंदर मतलब 1/4 के अंदर एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी चेक करेंगे 1/8 के अंदर। तो जब मैं 1/8 के टुकड़े करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 गुणित 1 बटे में 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और इसके अंदर मैं 1 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो देखो इसके अंदर भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मिला, 2 यहाँ पर है, 2 ऊपर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है ऊपर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है ऊपर है क्या, नहीं है। तो मतलब 1/8 भी हमको क्या कौन सी संख्या मिली जिनके अंदर एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। 1/25 को चेक करेंगे बेटा हम, तो 1/25 को मैंने 1 गुणित 1 बटे में 5 गुणित 5, ये जो भी मैं कर रहा हूँ ना इनके, ये उभयनिष्ठ, ये जो है ना अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ मैं, है ना, अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर मैंने फिर 1 से गुणा कर दिया, तो देखो 1 इसके अंदर भी मतलब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में है, लेकिन 5 नीचे है ऊपर नहीं है, तो ये भी वो संख्या हुई जिसके अंदर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम अगला वाला देखेंगे 7 वाला, 7/20 वाला, तो उसको हम लिखेंगे 7 गुणित 1 बटे में 20 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूना 4, 4 और 5 20, है ना। फिर मैंने इसके अंदर 1 से गुणा कर दिया, 20 एकम 20 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इसके अंदर भी 1 और इसके अंदर भी 1, तो अब उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हमको क्या मिला, 1 मिला। क्या इसके अंदर एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, मतलब ऐसी कोई और संख्या है क्या जो दोनों के अंदर है। तो देखो 2 यहाँ पर है, 2 ऊपर नहीं है, 5 यहाँ पर है, 5 ऊपर नहीं है, 7 यहाँ पर है, 7 नीचे नहीं है, तो हमको इसके अंदर सिर्फ एक ही ऐसा मिला जो दोनों के अंदर है, बाकी कोई भी संख्या नहीं मिली। मतलब 7/20 भी क्या है, ऐसी संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बार बार अभाज्य बुला रहा है ना, तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1/7 देखो बेटा, 1/7 भी ऐसी है जिसके अंदर एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1/7 को हम 1 गुणित 1 बटे में 7 गुणित 1 लिख सकते हैं। तो देखो ये एक क्या है, ऐसी संख्या है जो दोनों के अंदर है, लेकिन उसके अलावा 7 यहाँ पर है, ऊपर नहीं है। तो 1/7 भी कैसी संख्या हुई बेटा, 1/7 भी ऐसी संख्या हुई जिसके अंदर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम 30/45 को देखेंगे, तो 30 के हम जब टुकड़े करेंगे बेटा तो वो देखो कैसे होंगे। तो 2 गुणित 3 गुणित 2 दूनी 4, 2 3 6, एक बार फिर से मैं उभयनिष्ठ गुणनखंड करके बताता हूँ आपको। 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे होंगे, तो 2 गुणित 2 4, ये होगा
3 गुणित 5, 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 तिया 6, 6 5 30, ठीक है ना। ये 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कर दिया हमने। 30/45 के बारे में बात हो रही है ना। तो 45 के कैसे होंगे बेटा, तो 45 के होंगे 3 गुणित 5, मतलब 3 के 9, 9 5 45। ये आप इस मेथड से करके देख सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे आते हैं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे करोगे, यहाँ पे 45 को लिखना, फिर भाग देने की कोशिश करना। 3 से भाग जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। तो मैंने 30 और 45 के गुणनखंड कर दिए। अब देखो मैंने ऊपर भी 1 से गुणा कर दिया, नीचे भी 1 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में है ही सही, सब में मिलेगा। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी संख्या है क्या, तो हाँ है। देखो 5 भी है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में, 3 भी है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में, है ना। तो 1 के अलावा हमको 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मिल गया, 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मिल गया। तो हमको ऐसी संख्या चाहिए थी जिसमें सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हो, बाकी कोई और ना हो। तो हमको ऐसी संख्या नहीं चाहिए। तो देखो ये कट जाएगी, ये हमको नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब हम इसके करेंगे तो इसके भी उभयनिष्ठ गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। वो क्या मिलेगी वो आप करके बताना। और 1/35, 1/35 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो 1/35 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 गुणित 1 बटे में 7 गुणित 5, 7 तो 5 35, है ना। और ऊपर मैंने 1 से गुणा कर दिया। ऊपर 1 से वैसे करने की जरूरत नहीं है, नीचे कर देते हैं हम। 1 से गुणा कर दिया तो देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। इसके अतिरिक्त कोई और ऐसा नंबर है क्या जो ऊपर भी और नीचे भी है, तो नहीं है। 7 नीचे ऊपर नहीं है, 5 नीचे ऊपर नहीं है। तो ये 1/35 भी क्या संख्या हुई बेटा, 1/35 भी वो संख्या हुई जिसके अंदर 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जो उसने हमसे तीसरी शर्त बोली थी उसका पालन हमने कर दिया। तो उसका पालन जब हम करने गए तो हमने जो दो संख्या ली थी वो कट गई, क्योंकि उनके अंदर 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड था। तो तीसरी बात में ये फेल हो गए, ये उसका पालन नहीं कर पाए, तो ये भार हो गए। तो हमारे पास जो संख्या बची वो कौन सी बची, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या ऐसी है जो मैंने लिखी 9 थी, लेकिन 7 ऐसी है जो 3 शर्तों का पालन अभी तक कर पाई है। अब चौथी शर्त वो क्या बोल रहा है, चौथी शर्त वो बोल रहा है जिनका दशमलव प्रसार शांत है। बात समझ में है आपको, मतलब वो कहने का मतलब ये है, वो यूँ बोल रहा है कि आपको ऐसी परिमेय संख्याओं के उदाहरण देने हैं जो P/Q के रूप में है, जिनका Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q दोनों पूर्णांक है। पहली बात तो उसने हमसे ये बोली थी। दूसरी बात वो बोल रहा है कि जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो हमने उसका भी पालन कर दिया। उसका पालन करने में हमारी 2 संख्या कट गई। अब तीसरी बात वो ये बोल रहा है कि हमको उन संख्याओं में ये चेक करके बताना है कि कौन से स्थान थे, वही लेनी है। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, वे परिमेय संख्या जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वे परिमेय संख्या का जो रूप होता है, जैसे ये जो है इसके अंदर 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसके अंदर भी 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 नहीं है, उसके अंदर भी नहीं है, और आखिरी में 1/35 के अंदर भी नहीं है। तो परिमेय संख्या के इस रूप को हम क्या बोलते हैं बेटा, मानक रूप। जिसके अंदर 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो परिमेय संख्या मानक रूप में है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमसे लास्ट बात क्या बोल रहा है वो, कि हमको इनमें से वही परिमेय संख्या लेनी है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, भाग दे के करा था, लंबी मेथड से भाग दे के पता लगाया था कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसका दशमलव के बाद मतलब वो रुक जाती है, और कौन सी ऐसी जो दशमलव के बाद चलती रहती है और बार बार रिपीट होती है। तो ये हमने भाग दे के पता लगाया था। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिखी है, तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 और वो 7, इन 7 संख्या में मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ करके बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, इन 7 संख्याओं के आप क्या कर लो, इनके जो हर है, इनको हर बोलते हैं, इनके हर के अभाज्य गुणनखंड करो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, आपको पता ही है वैसे तो 2 के मैंने अभाज्य गुणनखंड करें, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2, तो मतलब 2 के जब मैंने टुकड़े करे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो मुझे क्या मिला, 2 मिला। ठीक उसी प्रकार मैंने 4 के करे, तो 4 के कैसे होंगे, तो 2 के पाड़े से चल जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 बचेगा, तो फिर 2 भी 2 के पाड़े से चल जाएगा, 2 एकम 2। तो 4 के जब मैंने करे तो क्या मिला मुझे, 2 गुणित 2। ठीक उसी प्रकार हम 8 के करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा,
तो 8 की करेंगे तो 2 के पड़े से 4 बार जाएगा, फिर 2 के पड़े से 2 बार जाएगा, फिर 2 के पड़े से 1 बार जाएगा। मतलब 8 के अभाज्य गुणनखंड जब हमने करे तो हमको मिला 2 गुणित 2 गुणित 2। फिर मैंने 16 के करे, 16 तो है ही नहीं वैसे तो 25 है, तो 25 के जब हम करेंगे तो 25 के अभाज्य गुणनखंड में देखो हमको क्या मिलने वाला बेटा, 5 के बारह से जाएगा ये तो 5 5 25, फिर 5 के बारह से जाएगा 5 एकम 5। तो 25 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करने गए बेटा तो हमको मिला 5 गुणित 5। ठीक है, इसके बाद देखो कौन सी संख्या है, 7/20, 7/20। तो 20 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितनी बार जाएगा, तो 2 के पड़े से जाएगा 10 बार, फिर 2 के पड़े से जाएगा 5 बार, फिर 5 के पड़े से जाएगा 1 बार। मतलब 20 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड करे तो हमको क्या मिला बेटा, 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूना 4, 4 और 5 20। ठीक है, अब देखो कौन सा है, 1/7। तो 1/7 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करने गया, मतलब हर के, तो 7 है हर में, तो 7 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करने गया तो 7 तो 7 से ही जाएगा, है ना। तो 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 से ही जाएगी। 45 तो भार हो गया, है ना, 30/45 तो भार हो गया, 6/15 भी भार हो गया। अब बचा 1/35। तो 35 के मैं क्या करूँगा, अभाज्य गुणनखंड करूँगा। तो देखो पीछे 5 है, मतलब 5 के बारे से चल जाएगा ये, 5 और 7 तो 35, फिर बचा 7, तो 7 तो 7 के बारे से जाएगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या, तो ये 7 एकम 7। तो 35 के मैंने करे तो मुझे क्या मिला, 5 गुणित 7। तो ये जितनी भी संख्या हमारे पास बची थी जो 2 शर्तों का पालन कर चुकी थी, P/Q के रूप में हमने संख्या ली थी जिनमें P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है, इसने उसका पालन कर दिया, और इनके अंदर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, तो दूसरी जो शर्त थी उसका भी पालन कर दिया। अब तीसरा वो ये बोल रहा है कि हमको इनमें से क्या लेना है, सिर्फ वो संख्या लेनी है, सिर्फ वो संख्या लेनी है जिनका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब जिसको हम भाग देके हल करते हैं और दशमलव प्रसार चेक करते हैं ना, तो हमको डायरेक्ट बताना है। डायरेक्ट कैसे बताना है कि वो शांत है और अशांत है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे बताना है। हमको कौन सी संख्या लेनी है, तो हमको सिर्फ शांत दशमलव वाली संख्या लेनी है, कहने का मतलब ये। तो अब देखो मैंने आपके सामने क्या कर दिया, जितनी भी परिमेय संख्या थी जो मानक रूप में थी उनके हर का मैंने क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करा तो मुझे 2 मिला, इसका करा तो मुझे 2 गुणित 2 मिला, इसका करा तो मुझे 2 गुणित 2 गुणित 2 मिला, इसका करा तो 5 गुणित 5 मिला, इसका करा तो 2 गुणित 2 गुणित 5 मिला, 7 का करा तो सिर्फ 7 ही मिला, और 35 का करा तो सिर्फ 5 गुणित 7 मिला। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मैं पूरी मिस्ट्री खोल रहा हूँ, पूरा राज खोल रहा हूँ कि हमको कैसे पता चलेगा कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी अशांत है। तो जिन परिमेय, पहले तो हम क्या करेंगे, वो परिमेय संख्या लेंगे जो मानक रूप में हो, जिनके अंदर एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो जिनके अंदर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उन परिमेय संख्याओं के हम हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर जिस परिमेय संख्या के अंदर सिर्फ 2, मतलब या तो 2, 2, 2 और 5 मिले, मतलब जिन परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको या तो क्या मिले बेटा, 2 मिले या 5 मिले, या फिर 2 और 5 दोनों मिले, समझ रहे हो ना, या तो 2 मिले या 5 मिले या फिर 2 और 5 दोनों मिले, तो वे परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, शांत दशमलव वाली होती है। बात समझ में है आपको। वे परिमेय संख्या जो मानक रूप में हो तो हम क्या करते हैं, उनके हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको उस अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 मिले या 5 मिले या फिर 2 और 5 दोनों मिले, है ना, तो वो परिमेय संख्या क्या होती है, शांत होती है। उसके अलावा अगर हमको कोई भी संख्या मिले, 3 मिल गई, 7 मिल गई, है ना, तो वो संख्या क्या होती है, अशांत और आवर्ती होती है। तो यहाँ पर देखो ये संख्या का हमने हर का अभाज्य गुणनखंड करा तो हमको क्या मिला, 2 मिला, मतलब ये संख्या क्या है बेटा, शांत है। ये संख्या क्या है, शांत है। इस संख्या का हमने हर का अभाज्य गुणनखंड करा तो देखो हमको 2 गुणित 2 मिला, है ना। तो हमने बोल रहा है कि जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको या तो 2 मिले या 5 मिले या फिर 2 और 5 दोनों मिल जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो वे परिमेय संख्या क्या होगी बेटा, शांत होगी। तो इसके अंदर तो सिर्फ हमको 2 मिला तो मतलब ये भी शांत है। इसके अंदर देखो हमको 2 गुणित 2 गुणित 2 मिला, मतलब ये भी शांत है। इसके अंदर हमको 5 गुणित 5 मिला, मैंने बोला ना या तो 2 मिले या 5 मिले, तो देखो 5 गुणित 5 मिला, तो इसका मतलब क्या, ये भी शांत है। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या मिला, तो इसके अंदर 2 गुणित 2 गुणित 5 मिला। आप देखो इसके अंदर 2 भी मिल गया और 5 भी मिल गया, तो मैंने लिख रखा है या तो 2 मिल जाए या 5 मिल जाए या फिर 2 और 5 दोनों मिल जाए।
तो देखो 2 और 5 दोनों मिल गया इसके अंदर, तो ये भी क्या है, शांत है। लेकिन इसके अंदर देखो क्या मिला हमको, 7 मिला। इसके अंदर हमको क्या मिला, 7 मिला। क्या 2 मिला, क्या नहीं मिला। क्या 5 मिला, क्या नहीं मिला। 2 और 5 दोनों मिल गए, सॉरी 2 और 5 दोनों नहीं मिले, उसके अलावा दूसरी संख्या मिल गई। तो मतलब ये क्या है, ये है अशांत और आवर्ती। ये जो है ये क्या है बेटा, ये अशांत और आवर्ती। पता चल गया होगा आपको अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो ये परिमेय संख्या है, इसके जब मैंने हर के अभाज्य गुणनखंड करे तो मुझे मिला 7 गुणित 5, तो 5 तो मिल गया। लेकिन ये 7 जो है इसके मिलने की वजह से ये संख्या जो हो गई अशांत और आवर्ती हो गई, अशांत और आवर्ती हो गई। बात समझ में आई आपको। हमको परिमेय संख्या अगर उसने दे दी है और वो परिमेय संख्या सभी काय में मानक रूप में है, मतलब उनके अंदर एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उनको हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी अशांत और आवर्ती है। कैसे बताओगे, आप उनके हर के अभाज्य गुणनखंड कर लो, और हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर आपको ये देखना है कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य संख्या तो नहीं है। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या तो नहीं है। तो हमने देखा इसके अंदर 2 था, इसके अंदर 2 था, इसके अंदर 2 था, मतलब इनके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको सिर्फ 2 मिले। यहाँ पर 5 गुणित 5 मिला, तो हमने बोला कि 5 भी चलेगा, है ना। तो अगर 2 हो तो भी चलेगा, 5 हो तो भी चलेगा, और 2 और 5 अगर दोनों हो तो भी चलेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो हमने 1/35 को जब हल करा तो हमको 5 गुणित 7 मिल गया। तो ये 7 के मिलने की वजह से, 5 के साथ में ये 7 भी मिलने की वजह से हमारी जो संख्या थी वो क्या हो गई, अशांत और आवर्ती हो गई। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आप वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या करा था, पूरा भाग दे के देखा था और बताया था कि कौन सी शांत है और कौन सी अशांत और आवर्ती है। तो अब हम उसको बिना भाग दिए कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास जो संख्या थी, हमारे पास 6 प्रश्न थे। पहला था 36/100, 36/100। दूसरा था 1/11। तीसरा था, ये मिटा रहा हूँ मैं, तीसरा था 4 सहित 1/8। चौथा क्या था बेटा, चौथा था 3/13। पांचवा था 2/11, और छठा था 329/400। ये सवाल हमारे थे प्रश्न नंबर 1 में। तो वहाँ पर हमने क्या करा था, पूरा भाग करके देखा था और पता लगाया था कि कौन सी शांत है और कौन सी अशांत और आवर्ती। लेकिन यहाँ पर देखो ये सभी संख्या, जितनी भी संख्या है, इसके अंदर अगर मैं इसको छोड़ दूँ, सिर्फ इसको, तो इसके अंदर 1 के अतिरिक्त और आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको 1 के अतिरिक्त और उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएंगे। तो उसकी बात नहीं हो रही उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हमको कैसे पता लगाना है कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत और आवर्ती है। तो अभी आप एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इस वाले सवाल को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ये तो डायरेक्ट मालूम पड़ जाएगा। हमको पता है कि अगर बटे में 2 0 हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर जाके 2 अंक वाला दशमलव लगा देते, तो 1 और 1 2, तो ये देखो 0.36, तो ये तो वैसे ही शांत हो गया, दशमलव के बाद रुक गया, तो इसको तो आप छोड़ दो। लेकिन जब आप ये संख्या देखो, इनके अंदर 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, तो इनके अंदर कैसे पता लगाएं हम। तो देखो बटे में संख्या देखो क्या है, 11 है। क्या 2 और 5 है क्या बटे में? अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो क्या मुझे 2 और 5 मिलेंगे क्या? तो नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये अशांत और आवर्ती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पर भी बटे में 11 है। क्या इसके अंदर इसके मैं गुणनखंड करूँगा तो क्या 2 और 5 मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो ये भी क्या है, अभाज्य और अशांत और आवर्ती है। इसके अंदर भी देखो 13 के मैं अगर गुणनखंड करूँगा तो मुझे 13 ही मिलेगा गुणनखंड के रूप में। ठीक है, 2 और 5 नहीं मिलेंगे। तो 2 और 5 नहीं मिलने की वजह से ये भी क्या हो गया, अशांत और आवर्ती हो गया, अशांत और आवर्ती। अब देखो ये संख्या जो है इसको अगर मैं सही रूप में लिखूं तो क्या आएगा इसका, 8 चौक 32 और 33, तो ये हो गया 33/8। तो बटे में देखो 8 है, 8 के मैं गुणनखंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 2 गुणित 2 गुणित 2। 8 के अभी मैंने बताया था ना करके, 2 के पास 4 बढ़ जाएगा, फिर 2 के पास 2 बढ़ जाएगा, फिर 2 के पास 1 बढ़ जाएगा, तो 2 गुणित 2 गुणित 2। तो मैंने क्या बोला था कि उनके हर के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वे परिमेय संख्या जो मानक रूप में हो, जब हम उनके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में या तो हमको 2 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए। इनके अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो देखो इसके अंदर हमको सिर्फ 2 ही मिलेंगे,
है ना। तो ये क्या होगी बेटा, डायरेक्ट में देख के बोल दिया हमने इसको कि ये शांत है। इसके अंदर जब हम करेंगे तो देखो 400 के जब हम गुणे करेंगे तो 400 के गुणे हमको कैसे मिलेंगे बेटा, इसके अभाज्य गुणनखंड करके देख लो आप 400 के। 400 का अभाज्य गुणनखंड कैसे मिलेंगे आपको, तो देखो मैं इसको आपको सिंपल ट्रिक में करके बताता हूँ। देखो 4 के मैंने टुकड़ा कर दिए, 2 गुणित 2 4 हो गए, और यहाँ पे कर दिया मैंने 100, ठीक है ना बेटा। 100 के टुकड़े कैसे होंगे, तो 100 के टुकड़े देखो मैं बताता हूँ आपको, 100 के टुकड़े करके देख लीजिए है ना। 4 के तो हमने इधर कर लिए, और 100 के कैसे करेंगे हम, तो देखो 100 के टुकड़े करते हैं हम। 2 के पारे से जाएगा ये 50 बार, फिर 2 के पारे से जाएगा 25 बार, और 5 के पारे से जाएगा 5 बार, 1, ठीक है ना। 2 के पारे से 100 कितने बार गया, 50 बार गया, फिर 100 कितने बार गया, 25 बार गया, फिर 25 5 के पारे से 5 बार गया, और 5 5 के पारे से 1 बार गया। तो क्या आया, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। तो 400 को हमने क्या लिख दिया बेटा, 400 को हमने लिख दिया 2 गुणित 2, तो हमने 4 का लिखा, और फिर 2 गुणित 2 2 बार और आ गया, और 5 गुणित 5। देखो मैं करके बताता हूँ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 पंजे 400। तो हमने टुकड़ा कर दिए 400 के। तो मुझे बताओ इसके अंदर 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य संख्या दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही। 2 2 2 2 5 5, तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत है, आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट बता सकते हो कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी अशांत और आवर्ती। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि वे परिमेय संख्या है जो मानक रूप में हो, मतलब जिनके अंदर एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। बार बार अभाज्य बुला रहा है ना। तो वे परिमेय संख्या जो मानक रूप में हो और उनके अंदर एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो हम क्या करते हैं, उनके हर के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। उनके अंदर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलती है तो वो शांत नहीं है, वो अशांत और आवर्ती है। और जिनके अंदर सिर्फ 2 या 5 मिले, या फिर 2 और 5 दोनों मिले, तो वो क्या है, शांत है। जैसे इसके अंदर हमको क्या मिला, सिर्फ 2 मिला, इसके अंदर 2 गुणित 2 मिला, इसके अंदर 2 गुणित 2 गुणित 2 मिला, इसके अंदर 5 गुणित 5 मिला। तो सिर्फ 5 मिलेगा तो भी चलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा तो भी चलेगा, और अगर दोनों मिल गए इस तरीके से 2 गुणित 2 गुणित 5 तो भी चलेगा। लेकिन इन दोनों नंबरों के अलावा कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो एक कंसेप्ट और बता देता हूँ मैं आपको। इस सवाल को सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको कराया है, इसके अंदर नोट करने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट करने वाली कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मैंने आपको इस सवाल के अंदर 2-3 बातें बता दी है। मैंने आपको बताया है कि कोई परिमेय संख्या होती है, अगर उनके अंदर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं बेटा, परिमेय संख्या का मानक रूप बोलते हैं। वो सही वही रहता है, मानक रूप बोलते हैं उसको। ये बताया मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कोई भी परिमेय संख्या अगर मानक रूप में हो, कोई परिमेय संख्या अगर मानक रूप में हो तो हम उसके हर की क्या करते हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर हमको 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या ना मिले गुणनखंड में, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भैया ये तो शांत दशमलव है। और 2 और 5 के अतिरिक्त अगर हमको मिल जाए तो 2 और 5 के अतिरिक्त अगर हमको दूसरा नंबर मिल गया अभाज्य संख्या के रूप में, तो वो संख्या अशांत और आवर्ती बन जाएगी। बात को एक एक शब्द को मेरे ध्यान से सुनना आप, ठीक है। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी संख्या शांत है, तो देखो मैंने आपको बताया ये शांत था, ये शांत था, ये शांत था, ये शांत था और ये शांत था। तो जो संख्या जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं, हमने देख लिया इनके दशमलव प्रसार शांत होंगे। कैसे होंगे, अभाज्य गुणनखंड करके देख लिया। इनका दशमलव प्रसार हमने करके नहीं देखे, डायरेक्ट करके देख लिए। तो अब इनके ये कौन सी परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या मानक रूप में है ना, मानक रूप में, और इनके दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो अब देखो इनके दशमलव प्रसार शांत है, तो जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं उनको हम बिना भाग दिए भी दशमलव में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 1/2, 1/2, तो 1/2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 गुणित 5 बटे में 2 गुणित 5, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/10। और 5/10 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.5। कैसे लिखा मैंने, तो यहाँ पे ऊपर गया 1 0 तो 1 अंक पे दशमलव लगा दिया। ठीक उसी प्रकार 1/4 के बारे में बात करेंगे हम। 1/4 मतलब 1 गुणित 25 बटे में 4 गुणित 25, तो क्या हो जाएगा ये 25/100, और बटे में नीचे 2 0 तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो ये बन जाएगा
0.25। 1/8 का हम किसे देखेंगे बेटा? तो 1/8 का अंदर हम क्या करेंगे, 1 गुणित 125 बटे में 8 गुणित 125, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 125 बटे में 1000। जब आप 8 का 125 से गुणा करोगे तो 1000 ही आएगा। तो क्या होगा बेटा? 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 0.125 बन जाएगा ये। ठीक उसी प्रकार देखो मैं इसका भी करके बताता हूँ आपको। कौन सी संख्या? 1/25 के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ये तो ऐसी हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं करूँगा 4 से ऊपर गुणा, 4 से नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 4/100। तो इस तरह की संख्या में देखो नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक पहले दशमलव लगाने, लेकिन ऊपर 2 अंक है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस 4 के पहले एक और जीरो लगा देते हैं, तो ये बन जाता है 0.4। तब इसके पहले हम दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, गलती मत कर देना। और 7/20, 7/20 जो है इसको हम ऐसे ले सकते हैं बेटा। हम इसका गुणा यहाँ पे क्या 7/20 को हम कैसे ले सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। 7/20 को मैंने ऐसे लिखा और ऊपर 5 से गुणा कर दिया, नीचे भी 5 से गुणा कर दिया। कर सकते हैं, दोनों संख्या सेम है, कर सकती है बाद में। 7×5 35 और 20×5 100, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0.35। तो मैंने डायरेक्ट वे परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत था उनको मैंने डायरेक्ट दशमलव रूप में बदल दिया बिना भाग दिए। तो ये मैंने कैसे करा मैं आपको ये बता भी देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था? 2 था, 1/2, मतलब 2 की घात कितनी है? 1 है। घात समझते हो ना? 2 की घात 1 का मतलब क्या था? 2 ही होता है। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। बात समझ में आ रही है आपकी? तो देखो मेरे पास 1/2 थी, मतलब यहाँ पे 2 की घात मेरे पास 1 थी। तो जब मेरे पास 2 की घात 1 थी तो मैंने 5 की घात 1 से ऊपर और 5 की घात 1 से नीचे गुणा करा। 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होता है। तो मतलब मेरे पास 1/2 था, तो मैंने 1 5 से ऊपर गुणा करा, 1 5 से नीचे गुणा करा, तो मुझे क्या मिला? 5/10 मिला। तो मैंने उसको 0.5 कर दिया। वैसे वैसे देखो मेरे पास कितनी 1/4 है, तो 1/4 जो है इसका मतलब क्या है? 2 की घात 2 है। 2 की घात 2 है, तो फिर मैंने क्या करा? ऊपर और नीचे 5 की घात 2 से गुणा कर दिया। 5 की घात 2 क्या होता है बेटा? 25 होता है। तो 25 से ऊपर और 25 से नीचे गुणा कर दिया। अब देखो मेरे पास 2 की घात 3 है बटे में, 2 की घात 3 है, तो मैंने क्या करा? ऊपर और नीचे 5 की घात 3 से गुणा कर दिया। 5 की घात 3 जो होता है बेटा वो 125 होता है। तो 125 का गुणा ऊपर, 125 का गुणा नीचे। बात समझ में आ रही है आपको? जब मेरे पास बटे में 2 की घात 1 थी तो मैंने 5 की घात 1 से ऊपर और 5 की घात 1 से नीचे गुणा कर दिया। जब मेरे पास बटे में 2 की घात 2 थी तो मैंने 5 की घात 2 से ऊपर गुणा करा, 5 की घात 2 से नीचे गुणा करा। जब मेरे पास 2 की घात 3 थी तो मैंने 5 की घात 3 से ऊपर गुणा करा, 5 की घात 3 से नीचे गुणा करा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या थी? 1/25। तो 1/25 क्या बेटा? 5 की घात 2 है। तो जब हमारे पास 2 रहती है, मतलब 2 की घात के रूप में संख्या रहती है, तो हम 5 की घात से गुणा करते हैं। और जब हमारे पास 5 की घात के रूप में संख्या रहती है, जैसे 1/25, 1/25 क्या है? 5 की घात 2 है। तो हमने क्या करा? फिर 2 की घात 2 से ऊपर गुणा करा और 2 की घात 2 से नीचे गुणा करा। 2 की घात 2 मतलब 4, 4 से ऊपर गुणा करा, 4 से नीचे गुणा करा। तो हमको 2 और 5 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे बटे में कितना? 20 है। तो 20 को देखो 2 गुणित 5, तो ये हमारे पास कितनी है? 2 की घात 2 तो है, तो हमको 5 की घात 2 से ऊपर और 5 की घात 2 से नीचे गुणा करना चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 5 तो पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 1 5 से ऊपर और 1 5 से नीचे गुणा करेंगे। देखो इसके अंदर 1 5 पहले से आ गया। 2 गुणित 5 था ना ये। 20 का मतलब क्या था? 2 गुणित 5। तो अब हमारे पास 2 की घात 2 है, तो हमको ऊपर और नीचे 5 की घात 2 और 5 की घात 2 से ऊपर और नीचे गुणा करना चाहिए, मतलब ऊपर और नीचे 5 की घात 2 से गुणा करना चाहिए। लेकिन हमारे पास 1 5 पहले से ही है, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ 1 5 से ऊपर और 1 5 से नीचे गुणा करते हैं। तो ये बन जाएगा 35/100। और उसका जब हम हल करेंगे दशमलव के पहले 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 0.35 बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये था पूरा कंसेप्ट। मैंने आपको बता दिया कि उन परिमेय संख्याओं की, मतलब कुछ हमको क्या करना था? P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण देने थे जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। तो मैंने आपको बताया, पहले हमने क्या कर दिया? अन्य परिमेय संख्या लिख दी। फिर उसने बोला कि नहीं, सिर्फ वो लिखो जो मानक ग्रुप में हो, तो हमने वो लिखी जो मानक ग्रुप में थी। फिर उन्होंने बोला कि इनमें से भी वो लिखो जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। तो हम कैसे पता करें दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं? तो हमने क्या करा? जितनी भी हमारे पास संख्या थी उनके हर का हमने क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड कर दिया और देखा कि किसके अंदर सिर्फ 2 मिल रहा है या 5 मिल रहा है या फिर 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं। जिसके अंदर 2 मिलता है, 5 मिलता है या फिर 2 और 5 दोनों मिलते हैं, तो वो क्या होती है बेटा?
वो होती है शांत दशमलव। और इनके अलावा अगर एक नंबर भी दूसरा आ जाए, जैसे 7, 7, 3, तो फिर वो संख्या क्या हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। सॉरी, अपरिमेय क्या, अशांत और आवर्ती हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देखो 1/15, 1/15। तो जब मैं इसके हर के 1/15 के हर के अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो मुझे मिलेगा 3 × 5। तो ये 5 तो ठीक है, लेकिन ये 3 की वजह से हमको यहाँ पे 3 नहीं मिलना चाहिए था, 3 मिल गया। इसका मतलब ये क्या होगी? ये हो गई अशांत और आवर्ती, अशांत और आवर्ती। तो मुझे लगता है कि आपको इस सवाल के अंदर, भले ओवरऑल इस सवाल के अंदर ज़्यादा कुछ सीखने को ना मिला हो, आपके ढंग से समझ में नहीं आया हो, लेकिन ये तो समझ में आया होगा कि आप शांत और अशांत कैसे पहचानोगे। आप देख के पहचान जाओगे कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत और आवर्ती है। तो मुझे भी आपको यही सिखाना था कि कौन सी परिमेय संख्या शांत होती है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत और आवर्ती होती है, आप देख के ही बता दो। आप इस सवाल को ना करो तो भी चलेगा, लेकिन ये जो इसके अंदर आपने जो ट्रिक्स किए, इसको जरूर याद रखना। आप वे परिमेय संख्या जो मानक रूप में हो तो उनके हर का अपन क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर हमको 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों मिल जाए तो वे परिमेय संख्या क्या होती है? शांत होती है। इसके अलावा दूसरी जितनी भी संख्या है जिनके अंदर 2 और 5 के अतिरिक्त नंबर मिलते हैं हमको, तो वो क्या होती है? अशांत और आवर्ती होती है। 1/3 देखो, इसके हर का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा। 2 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 5 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो 2 और 5 दोनों नहीं मिले, क्या मिला हमको? 3 मिला। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? अशांत और आवर्ती हो जाएगी। इसका आंसर आएगा 0.33333333 चलता ही रहेगा, मतलब अशांत और आवर्ती हो जाएगी। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे पता करा कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी अशांत और आवर्ती। मैं आपसे आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार और देखो, एक बार और देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने वीडियो पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। तो इसको आप एक बार और देखो। इसका आंसर मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर यही है। वो बोल रहा है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मतलब अगर आपसे पूछे, वो आपसे बोले वो कि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, तो आप इन संख्याओं को उदाहरण दे देना। 1/2, 1/4, 1/8। ये ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। और हमने इसके अंदर Q के अंदर क्या गुण देखा? तो हमने देखा कि भैया जब हम Q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमको या तो 2 मिलता है या 5 मिलता है, या 2 और 5 दोनों मिलते हैं। तो आप अगर आपसे पूछो तो आप ऐसे लिख देना, नहीं तो मैं आपको एक बार बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ। मैं आपको बोर्ड पे एक बार लिख के बता देता हूँ। मतलब उसने आपसे बोला कि P/Q के रूप में अनेक परिमेय संख्याओं को उदाहरण दीजिए जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका दशमलव प्रकार शांत है। तो आप ये 4 संख्या लिख देना कि 1/2, 1/4, 1/8, 7/20। ठीक है, 7/20 ऐसी परिमेय संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या है जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो अब ये आपको इतना लिखना है। फिर वो बोल रहा है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो आप लिखना है यहाँ पर आप अलग से लिखना, पहले तो ये लिख देना, इसके बाद आप अलग से क्या लिखना मैं बता रहा हूँ आपको अलग से क्या लिखना है। वो बोल रहा है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो लिखना कि Q में मतलब Q के मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर
अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखो उसने हमने बोला कि ये जो संख्या है ये ऐसी परिमेय संख्या है जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो क्यू के अभाज्य अब देखो दशमलव प्रसार शांत है तो हम इन संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन संख्याओं के क्यू के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या नहीं मिलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? अगर दशमलव प्रसार शांत हुआ तो इसका मतलब क्या है, उन परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको या तो 2 मिलेगा या 5 मिलेगा या 2 और 5 दोनों मिलेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने कर लिया है। आपको समझ में आ भी गया होगा आशा करता हूँ। थोड़ा सा कठिन इसका कंसेप्ट था लेकिन आपको आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इसको आप नोट कीजिए।